स्टूडेंट्स, आज जो है हम वाईएमसी का एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो फिज़िक्स के लिए है सितंबर में हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सी को अप्रोच कर रहा है, व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मास। तो वैल्यू ऑफ मास में क्या चेंज होगा। तो अब ये देखिएगा फॉर्मूला क्या है हमारे पास। फॉर्मूला है हमारे पास m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c²। बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सी को अप्रोच कर चुकी, तो v इज इक्वल टू सी हो गया। तो m इज इक्वल टू c² अपॉन c² हो गया आपका 1। तो ये आ गया 1 - 1, तो m नॉट अपॉन ज़ीरो आ गया। तो m नॉट अपॉन ज़ीरो क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटी। तो देखिएगा पहले वाला मास हमारा कितना था, m नॉट। नए वाला मास हमारे पास कितना आ गया है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब आप जानते हैं आपके पास ये चार ऑप्शन हैं, ज़ीरो, डबल, रिमेन सेम, इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिस्टम दैट हैज़ फोर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड टी रेफर टू एज विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन ये है कि न्यूटन्स लॉ को वो ओबे करता है। इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, जब इसको डिफाइन करते हैं हम ये कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करता। उसके बाद आपके पास बचा स्पेस टाइम। तो स्पेस में देखिएगा एक्स वाई जेड स्पेस कोऑर्डिनेट, टाइम के लिए टी कोऑर्डिनेट। इसका मतलब हमारा आंसर ये आ गया है स्पेस टाइम रेफरेंस। तो ये स्पेस टाइम रेफरेंस रहेगा। अब ये 4 डायमेंशनल प्लेन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस जब आपने पढ़ा है तो वो 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन रहेगा, स्पेस टाइम। स्पेस के 3 कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, और टी टाइम के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बीम ऑफ पायोन्स हैज़ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0.6 c रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को। इट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। ये हमें हाफ लाइफ टाइम इसका गिवन है। इसका मतलब ये हमें टाइम जो गिवन है वो उस टाइम गिवन है जब पार्टिकल रेस्ट में है। Estimate the time taken by the pions to decay to half of their initial number। अपने इनिशियल नंबर से वो हाफ हो जाए, वो टाइम पीरियड निकालिएगा। अब यहाँ देखिएगा v इज इक्वल टू 0.06 दे रखा है। इट मीन्स ये रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। अगर ये रिलेटिविटी का क्वेश्चन है तो टाइम के साथ रिलेटिविटी का ये कंसेप्ट रहता है। T is the time period of the particle when it is moving with velocity v. T naught is the period when the particle is in rest। तो हमें ये टाइम दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। ये जो हाफ लाइफ टाइम हमें गिवन है ये हमें पार्टिकल का रेस्ट वाला गिवन है। उसके बाद 1 माइनस वी की जगह 0.6 रखिएगा, सी की जगह सी रखिएगा, सॉल्व आउट कीजिए। यू विल हैव 2.25 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। तो देखिएगा हमारे पास 2.25 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ फॉर ए रियल गैस। इन्वर्जन ऑफ अ रियल गैस का टेम्परेचर क्या होगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है टी आई इज इक्वल टू 2a अपॉन आर बी। ए कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है। जब आप टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन को डिफाइन करते हैं तो ये ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर अबव विच इफ़ गैस एक्सपेंड्स, यानी कि फैलती है एडियाबैटिकली, यानी कि कोई एनर्जी का चेंज नहीं करती, इट गेट्स वार्म अप। तो सोचिएगा कोई गैस कंटेनर के अंदर है, वो फैल रही है, एक्सपेंड कर रही है एडियाबैटिकली, देर इज़ नो चेंज इन एनर्जी, इट मीन्स dq इज इक्वल टू 0, the gas will warm up, temperature is going to increase. But if
temperature of the gas is lower than this Ti, that is inversion temperature, then it will cool down. तो इन्वर्जन टेम्परेचर से अगर ऊपर है तो गैस वार्म अप हो जाएगी अगर एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही है, और एडियाबेटिकली अगर एक्सपेंड कर रही है और इन्वर्जन टेम्परेचर से टेम्परेचर डाउन है तो गैस क्या हो जाएगी, हमारी कूल हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा रहेगा 2A/RB। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। हमारे पास ऑप्शन है 2B/RA, गलत ऑप्शन है। 2A/RB ये हमारा सही ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी मैक्सिमम ऐसी आती हैं कि फॉर्मूला बेस्ड ऑप्शन हमारे पास आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट डेपिस्टेटेड इन द अबव फिगर। ये बिलो फिगर होना चाहिए था, वैसे ये फिगर है हमारे पास तीन फिगर्स के पीछे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। अब ये देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये रिजर्वर है T4 टेम्परेचर के ऊपर, या टी हॉट कह दीजिए, हाई टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ये TL है लोअर टेम्परेचर के ऊपर, ये सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। ये हमारा रिसोर्स है, तो ये रिसोर्स है, ये वर्किंग इंजन कंसीडर कर लीजिए आपका। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सिंक से एनर्जी ली जा रही है और सोर्स को एनर्जी दी जा रही है, और यहाँ पर ना कोई बाहर से कोई वर्क किया गया है, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आप सेकेंड वन देखिएगा, ये टी हॉट रिजर्वर है, हाई टेम्परेचर का रिजर्वर सोर्स की तरह बिहेव करेगा, TL सिंक की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर आपने सोर्स से एनर्जी ली, सिंक को एनर्जी दे दी है, यहाँ पर भी कोई वर्क नहीं किया गया है, और ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये काम करेगा। यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, ये नो लिखा हुआ है। उसके बाद देखिएगा थर्ड वन, आपने यहाँ पर देखिए क्या किया है, आपने सिंक से एनर्जी ली, आपके इंजन के ऊपर वर्क हुआ है, और दोनों ने मिलकर, यानी कि सिंक से एनर्जी ली QL, और सिंक का टेम्परेचर TL था, बाहर से एक्सटर्नल वर्क हुआ है इंजन के ऊपर, और यहाँ पर हमने किसको एनर्जी दे दी है, हमारे सोर्स को एनर्जी दे दी है। तो ये यस स्टेटमेंट है, इसका मतलब दैट इज़ पॉसिबल। तो हमारे पास जो है चार ऑप्शंस हैं। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखिए क्या कहती है, वो ये कहती है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वर एंड प्रोड्यूस ए नेट अमाउंट ऑफ वर्क। तो यहाँ देखिए तीनों केसेस में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि एक से ही काम चल रहा है। लो टेम्परेचर वाला सिंक भी है, हाई टेम्परेचर वाला सोर्स भी है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो देखिए कैंसिल आउट हो जाती है। अब देखिएगा क्लैशियस स्टेटमेंट क्या कहती है, हीट कैन नेवर पास फ्रॉम ए कोल्डर टू ए वार्मर बॉडी विदाउट सम अदर चेंज कनेक्टेड एट द सेम टाइम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लोअर टेम्परेचर से होटर की तरफ ये मना कर रहा है कि यहाँ पर हो ही नहीं सकता, और विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हमारे पास बच गई है थर्ड स्टेटमेंट, कार्नोट स्टेटमेंट। कार्नोट हीट इंजन के अकॉर्डिंग आप सिंक से एनर्जी लीजिए, सिंक का रिजर्वर का टेम्परेचर कम होता है, आप सोर्स के ऊपर जो आपका इंजन है उसके ऊपर क्या कीजिएगा, काम कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर वर्क हो भी रहा है, तो QL प्लस W दोनों मिलकर क्या कर देंगे, सोर्स को एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट हमें समझ में आती है। तो यहाँ पर यस भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कार्नोट स्टेटमेंट यहाँ पर काम कर रही है। उसके बाद देखिएगा कि हमने यहाँ पर सोर्स से एनर्जी ली, और एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करती है, सिंक को ट्रांसफ़र करती है। तो सोचिए ये आपका जो है नीटा इज़ इक्वल टू 100% हो गया, एफिशिएंसी 100% हो गई, कि सोर्स से जितना एनर्जी लिया उतना हमने सिंक को दे दिया। तो ऐसा कार्नोट इंजन पॉसिबल तो नहीं, लेकिन कार्नोट स्टेटमेंट तो पॉसिबल है। तो कार्नोट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सिंक से एनर्जी ली, उस पर वर्क किया, और वो किसको दे दिया, हमने सोर्स को दे दिया। दैट इज़ पॉसिबल इन बोथ द केसेस, इनसे दोनों केसेस में पॉसिबल है। W की वैल्यू 0 रख दीजिए तो ये पॉसिबल है,
डब्ल्यू की वैल्यू नॉन ज़ीरो रखेंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी द हीट इंजन शुड बी। कैसा हीट इंजन होना चाहिए? हमें पता है एफिशिएंसी उस हीट इंजन की सबसे ज़्यादा होती है जो रिवर्सिबल हीट इंजन हो। इट्स रिवर्सिबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है इज मैक्सिमम एज नो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पर नहीं होता। तो इसका मतलब अगर रिवर्सिबल हीट इंजन है तो वो आपका नॉन डेसिपेटिव होगा ही होगा, कोई भी आपका यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो आपकी जो फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राइट रिलेशन फॉर एंथैल्पी फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। अब एंथैल्पी क्या चीज़ होती है? एंथैल्पी हमारे पास ये है। एंथैल्पी को आप एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी है, प्लस में प्रेशर इनटू वॉल्यूम करते हैं, अगेन इट इज़ द वर्क डन बाय द इंजन और फ्रॉम द इंजन। इट डिपेंड्स कि डेल्टा वी कैसा होगा। तो एनर्जी प्लस एनर्जी आपको क्या दे जाएगी? एनर्जी दे जाएगी। तो ये एंथैल्पी है, एच को आप एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर देखिए क्या होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर रहता है कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब डेल्टा पी की वैल्यू ज़ीरो होगी या डी पी की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब यहाँ पर देखिए ये एंथैल्पी है, अगर हम इसको वेरी करवाएं तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। ये आएगा हमारे पास डी एच, और ये यू का क्या कितना हो जाएगा हमारे पास? डी यू हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर इसको डी यू लिख देंगे। और ये पी वी, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो पी डी वी आ जाएगा, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो वी टी पी आ जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस आपने लेना है तो वी टी पी की वैल्यू तो कितनी हो जानी चाहिए? हमारी ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो एंथैल्पी हमारे पास क्या बची? डी यू प्लस पी डी वी बची। और हमें पता है ये डी यू प्लस पी डी वी और कुछ नहीं है, दैट इज़ द एनर्जी गिवन टू द सोर्स है, जिसको आप इंटरनल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी क्यू को आप इंटरनल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंट्रोपी के साथ इंटरनल एनर्जी का ये रिलेशन होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू एंट्रोपी। तो यहाँ डी क्यू की वैल्यू आप निकालेंगे तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी टी डी एस आ जाएगी। तो ये एंट्रोपी हो गई। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट बची ही क्या है कि डी यू पी डी वी के इक्वल, डी यू प्लस पी डी वी के इक्वल होगी आपकी एंथैल्पी, जो डी क्यू हो गया, और डी क्यू किसके बराबर हो गया? टी डी एस के। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि प्रोसेस आइसोबारिक है। तो इसका मतलब जो हमारी एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी, वो किसके बराबर रह गई? टी डी एस के बराबर रह गई। तो ये देखिएगा थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस। तो ये आपका जो प्रॉब्लम है ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन ए केस द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वीपी। अब ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? कंसीडर कीजिए किसी टेम्परेचर टी के ऊपर हमारे पास कोई गैस है, तो उस गैस में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स में मैक्सिमम पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आप जानते हैं, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी लीजिए, उनको ऐड कीजिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप जानते हैं, इसको मैक्सिमम हम सी से रिप्रेजेंट किया करते हैं। और ये किस तरह से आया करती? हमें पता है एक पहले पार्टिकल की वेलोसिटी लेनी है, उसका स्क्वायर करना है। सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी लेनी है, उसका स्क्वायर करना है। सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी लेनी है, उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है, और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उसका अंडर रूट निकाल लीजिएगा। तो ये हमारी आरएमएस हो जाती है। तो जब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कि जो हमारी पीक वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वो आती है अंडर रूट टू के टी अपॉन एम। के रिप्रेजेंट किसको करता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। टी रिप्रेजेंट करता टेम्परेचर को। एम है आपके सिंगल पार्टिकल का मास। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है अंडर रूट एट के टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट बाई एम। वी आर एम एस का फॉर्मूला है अंडर रूट थ्री के टी डिवाइडेड बाई एम।
यहाँ अगर आप देखें तो पीक वेलोसिटी सबसे कम वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी मीडियोटर है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। के टी बाई एम तीनों में आया हुआ है, आप कैंसिल आउट कीजिए तो के टी बाई एम कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बच गया √2, एवरेज वेलोसिटी से बच गया √8/पाई, वी आर एम एस से बच गया √3, और जब आप √2 को सॉल्व करते हैं 1.414, √3 को सॉल्व करते हैं 1.732, और √8/पाई को सॉल्व करते हैं 1.59, तो 1.414 सबसे कम है, 1.59 फिर आएगा, और 1.732 सबसे मैक्सिमम है। तो अब आप ये देखिए, वी पी इज़ लेस देन वी एवरेज, लेस देन वी आर एम एस। तो यहाँ पर आप जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, वी आर एम एस इज़ ग्रेटर देन वी एवरेज इज़ ग्रेटर देन वी पी, और हम भी यही कह रहे हैं कि वी आर एम एस इज़ ग्रेटर देन वी एवरेज ग्रेटर देन वी पी। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछा गया था। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपने लैप्टॉन्स बैरियम्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो आप इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है जो हमारे पास मेसोन्स के लिए है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं म्यू पार्टिकल्स, और ये लैप्टॉन्स के लिए है। तो ये लैप्टॉन्स के लिए इक्वेशन वैलिड है। दिस इक्वेशन इज़ आल्सो वैलिड, इसको पायोन डीके कहा जाता है। अगेन दिस इज़ पायोन डीके, ये भी वैलिड है। ये लास्ट वाली जो इक्वेशन है ये हमारी वैलिड इक्वेशन नहीं है। तो अगर आपने क्वार्ट्स के बारे में या हमारे जो लैप्टॉन्स पार्टिकल्स हैं या न्यूक्लियॉन्स जो हैं पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ा, तो जस्ट ये याद कर लीजिएगा, दिस इज़ योर फॉरबिडन इक्वेशन और फॉरबिडन रिएक्शन। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वही हमारे हर बार एंट्रेंस के अंदर आते हैं। तो आगे भी जो है इस तरह से हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।